जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया देखिए, पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से कुछ भी अलग हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के साथ वही हुआ है जो हर किसी को उम्मीद थी कि यार इनके साथ यही होगा। पहले तो दूसरे देशों में जाकर ये अपनी बेइज्जती कराया करते थे, अपनी इज्जत लुटवाया करते थे, लेकिन इस बार तो इन्होंने घर में ही अपनी मतलब इज्जत की शामत बुलवा ली है। इतना लड़ झगड़ कर बेचारों ने अपने ही देश में चैंपियंस ट्रॉफी कराई, अपनी आवाम को ये दिन दिखाने के लिए कि हम तुम लोगों के सामने कराची के मैदान में, जहां पर कि दर्शक आए भी नहीं थे ढंग से मैच देखने के लिए, उस मैदान पर ये लोग अपना ही मैच हार गए। मतलब बेइज्जती कराने का भी अपना अपना लेवल होता है, मैं समझता हूँ इस बात को बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये तो बेइज्जती के लेवल में हर एक तरीके से टॉप की चीज़ हो चुकी है। इतनी बुरी बेइज्जती कौन कराता है भाई अपनी? और फिर जब बाबर आजम की बात आती है, भाई किंग बाबर, घंटे का बाबर, जबकि हम उसकी बात करते हैं, ये बंदा सीरियसली मतलब हर मैच को, जो मैच आपको लगेगा भी नहीं कि फंस सकता है, उस मैच को भी फंसा सकता है। मतलब आज के सेकंड इनिंग्स का आलम यह था कि इन लोगों को 13वें ओवर में जीतने के लिए 9 की इकनॉमी पहुंच चुकी थी। क्यों? क्योंकि शुरुआत के 10 ओवर में इस टुटपुंजी सी पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ 22 रन बनाए थे। इतना घटिया पावर प्ले स्कोर मुझे नहीं लगता आज तक किसी टीम का रहा होगा, या रहा भी हो रहा होगा तो इतना नियर अबाउट टाइम में तो नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई आजकल की तारीख में भाई T20 का ज़माना है, और ऐसे ज़माने में तो लोग तेज़ खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर बोलते हैं कि नहीं साहब, ऐसे कैसे तेज़ खेलते हैं, हम बताएंगे आपको कि धीमे कैसे खेलते हैं, और धीमे खेलना ही सबसे सही चीज़ होती है। बाबर आजम ने हालांकि अपनी 50 पूरी करी, जो आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में उसको टॉप पे रहने के लिए चाहिए वो उसने किया, और उसके बाद उसने बोला चलो ठीक है भाई, अपना तो हो गया, 80-90 बॉलें अपन ने खेल ली हैं, अब तुम लोग देख लो। 320 रन का टारगेट, जिस तरह की ये पिच थी, इतना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल था नहीं, लेकिन ये हम मतलब दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान के बैट्समैन की, हाँ, कि भैया इन्होंने एक ऐसे टारगेट को जो कि अचीवेबल था, बिल्कुल ऐसा बना दिया देखने में कि यार ये तो पहाड़ जैसा टारगेट है। मतलब न्यूजीलैंड की बॉलिंग अच्छी है, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी भी अच्छी है कि भाई उसके सामने तुम मतलब बिल्कुल ही नहीं टिक पाओ। पिच इतनी कोई नहीं बदली थी, फर्स्ट इनिंग से सेकंड इनिंग से पिच इतनी कोई नहीं बदली थी कि आपके बल्ले पर बॉल ही नहीं आ रही। और देखिए, न्यूजीलैंड के पास में स्पिनर है, सेंटर नाम का स्पिनर है, लेकिन फिर आपको तो स्पिन बॉलिंग खेलनी आती है ना भाई, आपके तो देश की पिच है ये। अभी इंग्लैंड को आपने ही स्पिनिंग ट्रैक बनाकर हराया था ना अपने देश में। मतलब यार बेगैरती की हद होती है यार। 320 रन ये लोग चेज नहीं कर पाए T20 के ज़माने में, क्या बोलो। और वो न्यूजीलैंड ने भी सही धोया इनको, पहले इनको अभी इन्हीं के देश में वो ट्राई नेशन सीरीज जो उन्होंने कराई थी वो भी उनको हराई, और अब देखो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में भी हरा दिया। वैसे मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की इस हार का पूरा भरोसा था। यही कारण है कि स्टेडियम जो है पूरे खाली पड़े हुए थे, बमुश्किल लोग थप्पे थप्पे में थोड़ा थोड़ा इधर उधर फैल फैल के बैठे हुए थे कि थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहे। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बेचारों को घंटे के किंग से लगी हुई थी, तो वो भी बाबर आजम ने तोड़ दी, और एक बहुत ही टेस्ट मैच की इनिंग खेल कर चला गया। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम को ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में स्टम्प्स होने वाला है, स्टम्प्स नहीं हुआ, इसलिए बाबर ने बोल दिया कि चलो ठीक है भाई, अपन तो चलते हैं, क्योंकि ये लोग तो पूरा मैच हमारे ऊपर डाल रहे हैं। मतलब आप किस बात के बड़े खिलाड़ी हो यार, किस बात के बड़े खिलाड़ी? एक बड़े खिलाड़ी का दायित्व होता है यार कि वो बिल्कुल मौके पर आकर सही तरीके से रन्स बनाकर जाए, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो मौका देखा कि नहीं भाई, आज तो मैच जिताना है, तो एक काम करता हूँ, मैं 50 मार लेता हूँ और फिर अपन चलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा तो अपने बस की है नहीं, इससे ज़्यादा अपन कर नहीं सकते, और यही हुआ है। स्कोर कार्ड चल के देखते हैं एक बार, उससे आपको भी समझ में आएगा कि भाई आखिर क्या आज के मैच का इन लोगों ने माजरा किया है, क्योंकि भाई हालत तो लिटरली ख़राब कर दी। ये रहा स्कोर कार्ड, एक बार आप समझिए स्कोर कार्ड से। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, न्यूजीलैंड वॉन बाय 60 रन, और वो 60 रन भी इसीलिए कि शुक्र मनाइए कि ये जो नीचे के जो बैट्समैन है ना, ये शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इन तीनों ने मिलकर मोटे मोटे 50 रन बना दिए। अगर इन तीनों ने 50 रन नहीं ना बनाए होते, तो आप यकीन मानिए आज पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हो रही होती कि पूछो मत। अब आप एक बार स्कोर कार्ड देखो, न्यूजीलैंड की इनिंग में जो स्कोर कार्ड था, उसमें विल यंग ने 113 बॉलों में 107 रन बनाए, बढ़िया इनिंग खेली, और ऐसे टाइम पर इनिंग खेली जब ये 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, बल्कि 3 विकेट जल्दी गिर गए थे। 73 पर इनके 3 विकेट गिर चुके थे, और पाकिस्तान उस समय एक मुश्किल भरे हालात में था। वहाँ पे ऐसा था कि सिचुएशन जो थी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंस होती जा रही थी, और उसमें इनिंग को संभालना एक बड़ी बात थी कि वहाँ से इनिंग को आखिर कैसे संभालेंगे, ये समझना था। तो ऐसे में विल यंग ने टॉम लैथम के साथ में मिलकर एक बढ़िया पार्टनरशिप करी। वहाँ पे इन दोनों के बीच में करीब 120 रन की पार्टनरशिप हुई थी,
उसके बाद में भी 191 से लेकर जब विल यंग आउट हो गया, उसके बाद टॉम लैथम ने मिलकर ग्लेन फिलिप्स के साथ में एक पार्टनरशिप करी, और वो पार्टनरशिप भी करीब करीब आप मान के चलिए 120 रन की हुई थी। मतलब 2 पार्टनरशिप यहाँ पर न्यूजीलैंड ने 120 रन की मार दी थी। तो ऐसे में पाकिस्तान को बस इतना ही देख लेना था कि भाई न्यूजीलैंड ने इस पिच के ऊपर कैसे बैटिंग करी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लोग तो बस देखने के लिए तैयार ही नहीं थे। इनको तो लग रहा था कि नहीं भाई, हमको तो कोई गलती से कुछ बोल ही नहीं सकता, अपनी 50 मारो और निकलते बनो। वो मौलाना रिजवान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप एक बार बॉलिंग देखो पाकिस्तान की। शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर में 68 रन 6.8 की इकोनॉमी। नसीम शाह 10 ओवर में 63 रन 6.3 की इकोनॉमी। अबरार अहमद ने ठीक ठाक बॉलिंग करी, 47 रन दिए। लेकिन फिर हारिस रऊफ आ गए 10 ओवर में 83 रन 8.3 की इकोनॉमी। भाई 17 रन से बंदा सेंचुरी से चूका, 17 रन से। ये इनके गली गली में घूमने वाले फास्ट बॉलर हैं जो जब बॉल फेंकते हैं तो किसी को समझ में भी नहीं आता। इनको खुद भी समझ में नहीं आता, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि अगर इनको खुद को भी समझ में आ रहा होता ना कि हम क्या बॉल फेंक रहे हैं, तो थोड़ा खुद ही समझ लेते कि नहीं यार ये तो दिक्कत वाली चीज़ हो रही है, हमको ऐसे तो नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन नहीं आती इनको समझ में। इनको समझ में नहीं आता है कि हमको किस तरीके से क्या करना है, क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन नहीं है। बैट्समैन अपने में खेल रहा है, बॉलर अपने में खेल रहा है, कप्तान को पता ही नहीं है कौन कहाँ खेल रहा है, बस चीज़ें चली जा रही हैं। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि राम भरोसे चल रहा है बस सब कुछ, बस इनके यहाँ कंप्लीटली राम भरोसे चल रहा है, कंप्लीटली। ये लोग माने या ना माने, क्योंकि हालत तो इनकी बहुत बुरी हो चुकी है। अच्छा, पाकिस्तान के अगर बैटिंग कार्ड की बात करें तो यहाँ पर इनको साउथ शकील को बेचारे को मजबूरी में भेजना पड़ा था क्योंकि फ़खर जमान इंजर्ड है। लेकिन वो बेचारा ज़्यादा टिक नहीं पाया। रमीज़ राजा उस समय कमेंट्री करते हुए बोल रहे थे कि साउथ शकील के लिए तो भैया एक बहुत बड़ा मौका है, साउथ शकील के पास में अपने आप को प्रूव करने का मौका। 15 तरह की चीज़ें बंदे ने बोल दी, लेकिन साउथ शकील अगली ही बॉल पर चलते पड़े। बाबर आजम ने यहाँ पर ओपनिंग जरूर करी थी, लेकिन बाबर आजम की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग लायक थी नहीं। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो 90 बॉलों में बंदे ने 64 रन बनाए 71 के स्ट्राइक रेट से। अब आप मुझे एक बार खुद ही दिल पे हाथ रख के बता दो कि क्या आपको नहीं लगता कि टेस्ट मैच की इनिंग से थोड़ी ही बेहतर इनिंग थी? ठीक है, आपकी टीम वहाँ पर प्रेशर सिचुएशन में थी, लेकिन उसके बाद भी आपने इतना स्लो खेला कि पूछो मत। अच्छा, यहाँ रिजवान फ़खर जमान को देखो, चलो इससे तो एक बार भगते नहीं बन रहा था, ये मान सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लुकिंग एट द मैच सिचुएशन जो चीज़ हुई वो तो सरासर गलत ही थी ना भाई। मतलब तुम देखो ना, 41 बॉल्स में 24 रन ठोक के गया बंदा। सलमान आगा की बात कर लो आप, 28 बॉलों में सिर्फ 42 रन, है ना। इस बंदे से आप मतलब और कितनी उम्मीद कर रहे थे? 28 बॉलों में 42 रन वो बना के गया है। आप उम्मीद कर रहे थे कि वो 28 बॉलों में कम से कम 60 रन बनाता, क्योंकि राजा साहब तो इस टीम के जो किंग है, बाबर है वो तो, है ना। ये मजदूरी करने का काम तो बेचारे दूसरे लोगों का है। और यकीन मानो सलमान आगा की इस इनिंग के चक्कर में थोड़ा बहुत पाकिस्तान इस मैच में आ भी गया, वरना पाकिस्तान को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो लोग इस मैच में कहीं से कहीं तक भी आने वाले हैं। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई पाकिस्तान अब इस मैच में आ रहा है, क्योंकि इन लोगों के विकेट जो थे जब 69 के लगभग में जब 3 विकेट गिर गए थे ना, उसके बाद अगर था पाकिस्तान का गेम खत्म, और ख़त्म हो भी जाता। मैं बता रहा हूँ ना, ख़त्म हो भी जाता। वो थोड़ी बहुत उम्मीद इधर उधर की बची हुई थी, बस उसी के सहारे ये लोग टिक गए, वरना तो दिक्कत होनी ही थी। अच्छा, उसके बाद में खुशदिल शाह, इस बेचारे के नाम के ऊपर तो इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है कि पूछो मत। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये बंदा खेलने वाला है नहीं खेलने वाला है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इसने आके 50 मार दी, सिलेक्टर्स की इज्जत बच गई। सिलेक्टर्स के ऊपर उंगलियां उठ रही थी कि भाई आपने इस प्लेयर को आखिर ले कैसे लिया है। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, इन तीनों ने थोड़ा बल्ला घुमा दिया तो टीम के लिए थोड़ा एक ठीक ठाक स्कोर पहुंच गया, वरना ये लोग और भी ज़्यादा रनों से हारते। 100 रन से हार रहे थे भाई कम से कम। वो तो आखिरी के इन 3-4 बैट्समैनों ने मिलकर करीब 100-110 रन बना दिए, थोड़ी बहुत इज्जत इनकी बच गई, वरना हालत ख़राब होनी थी इनकी, और कुछ भी नहीं। हालत ख़राब होनी थी, टोटली यही सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं तुमको बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। बहुत बहुत बद से बदतर हालत थी भाई। जिस तरह की सिचुएशन से ये लोग बाहर निकल कर आए ना, इनको तो ये सोचना चाहिए चलो भाई आज इज्जत बच गई, वरना आज मतलब ये लोग इतना बुरा हार सकते थे कि आपको खुद सोच के लगता कि भाई इतना बुरा क्यों खेल रहे हो। इतना गंदा खेलने के तो तुमको पैसे भी नहीं मिल रहा है जितना गंदा तुम खेल रहे हो। खैर, ये पाकिस्तान टीम है, यही पाकिस्तान, और इसीलिए इनको पाकिस्तान कहा जाता है क्योंकि ये चूकते नहीं है कभी भी घटिया खेलने से, कभी भी नहीं चूकते। इनके साथ सबसे बड़ी बात यही है कि ये लोग बिल्कुल मौका देखते हैं और बोलते नहीं भाई इससे भी घटिया अगर किसी को खेलना है तो बताओ, हम खेल के जाएंगे।